आवाज़ वसीम, चलो तिलावत करके ज़रा हमारी समातों को मुनव्वर कर दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वसब्बिह बिहम्दिही वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम कहने से जवाब मिलता है। इसके मैकेनिज्म को और इसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है उस नुक्ता नज़र से जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फैसलाबाद सेंटर के नफीस साहब, उनसे बात करेंगे। नफीस साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा नफीस भाई, ज़रा मुख्तसर सा इसकी हिस्ट्री क्या है आगोश की? आगोश की हिस्ट्री जो ये है कि जब 2005 का ज़लज़ला आया था हाँ तो उसमें बहुत सारे बच्चे खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे जो है वो ऑर्फन हो गए, वालिदैन की डेथ हो गई। अच्छा उस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। जी। मकसद इसका ये था कि ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। आगोश जैसे नाम इसका है जी कि माँ की गोद की तरह उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि वो घर का माहौल उनको ऐसी जगह पे मिल जाए जहाँ पे वो ग्रो कर सकें और वो शाइनिंग स्टार बन सकें, अपनी ख्वाहिशात को अच्छा। अपनी मुस्तकबिल उनका जी महसूस हो सके। अच्छा नफीस भाई, ये बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान में इसके कितने सेंटर हैं इस वक्त? ये 20वां सेंटर है और भी आगोश पे काम हो रहा है। ये पाकिस्तान में ये 20वां है और पंजाब में रावलपिंडी में है, उसके अलावा मरी में भी है ये, उसके अलावा शेखुपुरा, गुजरांवाला और अब ये फैसलाबाद में जी है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बच्चा यहाँ आ सकता है, उसका मेरिट क्या है? मेरिट सिर्फ उसका ये है कि खुदा न खास्ता अगर बच्चे के वालिद की डेथ हो गई है, अच्छा मतलब डाइवोर्स केस नहीं, अगर डेथ हुई है वालिद की तो वो बच्चा यहाँ पे आ सकता है। सिंपली उसके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट नादरा का हो और वालदा जो है उसका आईडी कार्ड और वालिद का आईडी कार्ड है और बच्चे का बेफाम है, 5 से 8 साल तक उसकी अगर उम्र है तो हम उसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 50 बच्चों की कैपेसिटी है हमारे पास। अच्छा, तो ऑलमोस्ट वो 30 5 से 8.5 साल के 5 दरमियान। तो रखते लास्ट कितना उसका एज पीरियड है जब तक आप उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं अपने पास? ये बच्चे हमारे पास 18 साल की उम्र तक रहेंगे। 18 साल तक फिल वक्त जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा जहन है। अब 18 साल तक जब ये पहुंचेंगे तब क्या पॉलिसी बनती है? पॉसिबली हम उसके बाद भी इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास आगोश मरी है, तो मरी में जो बच्चे यहाँ से बाकी सारे आगोश हैं उनमें से जो बच्चे कम्पीट करते हैं वो फिर आगोश मरी जो है उसमें चले जाते हैं। वो एक कॉलेज है आगोश कॉलेज, तो वहाँ पे चले जाते हैं। इनके लिए भी हम इंशाल्लाह फर्दर प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी तो काफ़ी सारा टाइम है, तो जब तक ये मतलब उस एज तक पहुँचेंगे तो हम इनके लिए टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से भी प्रोजेक्ट हमारे जहन में। अच्छा, इसमें आप ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी है वो इसको लुक आफ्टर करी, उनका एक बाकायदा मैकेनिज्म है। अच्छा, दूसरा अक्सर ऐसे जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे अफसोस से कहना पड़ता है कि बच्चों की हैरेसमेंट के वाक़यात होते हैं। अच्छा, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए या उस खुदा न खास्ता ऐसे इंसिडेंट से बचने के लिए क्या मैकेनिज्म है यहाँ? देखिए हमारा मैकेनिज्म ये है कि एक तो हमने ऑनलाइन यहाँ पे कैमरे लगाए हैं। देखिए 50 बच्चों की कैपेसिटी है और 58 कैमरे हमने उनको मॉनिटर करने के लिए लगाए हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज। इवन वो नमाज पढ़ रहे हैं वो तब भी मॉनिटर हो रहे हैं। अच्छा, वो वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम के अंदर तो कैमरा जाहिर है गैर अखलाकी बात है, लेकिन उसके लिए जो गुजरने की जगह है बाहर उसके कि वॉशरूम से आप निकल रहे हो या अंदर जा रहे हो, वो चीज़ें भी मॉनिटर हो रही हैं। फिर यहाँ पे अगर कहीं पे भी आप बच्चा बाहर गेट से लेके सोने तक वो सो रहा है तो वो भी मॉनिटर हो रहा है। फिर हमारे एसओपीज में ये है कि कोई भी डोनर या कोई भी स्टाफ मेंबर है वो बच्चे को टच नहीं कर सकता। इवन हम लोग अगर उनको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में भी हमने हमारे मेंटोर हैं या असिस्टेंट वार्डन हैं या जो हमारे ट्यूटर हैं वो बच्चे को टच नहीं करेंगे, बच्चे को कान नहीं पकड़ाएंगे। जिस तरह अक्सर होता है ना कि वो इस तरह किस्म की सजाएं भी दी जाती हैं मदरसों में, कतई तौर पर ऐसा नहीं है। डोनर अगर आ रहे हैं तो डोनर से हम ये कहते हैं जी कि आप दूर से उनको सलाम कर लें। बच्चे को हमने सर पे हाथ फेर के करने की इजाजत नहीं। वो चीज़ नहीं है कि बच्चे को हम ये फील कराएं कि जनाब आप कुछ स्पेशल हो, कुछ डिफरेंट है। इज्जत नफ्स मजरूना हो। जी बिल्कुल। और बच्चों को यही तासुर दिया जाता है कि आप यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, आप एक बोर्डिंग स्कूल में आए हो, यू आर नॉट अ स्पेशल चाइल्ड। जी जी, आप एक अच्छे इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान हो और एक अच्छे माहौल में आके एक अच्छा इंसान बनने के लिए आए। जैसे हम लोग अपने बच्चों को कैडेट स्कूल में भेजते हैं, बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं, सेम वो चीज़ उस चीज़ का। अच्छा, दूसरा जैसे बच्चे घर में पॉकेट मनी यूज़ करते हैं, कैंटीन पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उस मैकेनिज्म को कैसे आप यहाँ करते हैं? बिल्कुल, ये बच्चों को हम लोग उसमें पॉकेट मनी देते हैं यहाँ से। वो डाक शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे भी जाएँगे, बाहर भी जाते हैं तो वहाँ से वो अपने खुद से वो चीज़ परचेज़ करेंगे। ये नहीं है कि डोनर आया तो उसने जूस दे दिया, दूध दे दिया तो वो दे दिया, नहीं है तो बैठे हैं बच्चे। ऐसा नहीं है, बच्चों को पॉकेट मनी दिया जाता है। ऐसी तरह जैसे घर से एक बच्चा हमारे बच्चे पॉकेट मनी लेके जाते हैं, ये भी पॉकेट मनी लेके जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे उसको स्पेंड करते हैं। स्कूल से जो वाउचर मिलेगा, कोई चीज़ है, कोई एक्टिविटी है, वो आके हमें देंगे, ठीक है सर ये है। हम उस सारे का सारा उसी तरह से डील करते हैं जैसे हमारे बच्चे को करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे जो बच्चे ज़ाहिर है यहाँ पे आ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में उस कमी को तो नहीं पूरा किया जा सकता जो एक बाप की कमी है, जो कि घर का माहौल है।
तो बच्चों का ज़ाहिर है फुल टाइम पढ़ भी नहीं सकते, फुल टाइम सो भी नहीं सकते, तो जो उनका फ़ारग वक्त है जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनका क्या अरेंज है? जी, उस वाले से मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूँ। हम्म, बच्चों को फजर की नमाज के वक्त जगाया जाता हाँ है, जी, मस्जिद अंदर मौजूद है जैसे मैंने आपको दिखाई है, हाँ, वहाँ आके बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में भी हम्म, इनको अजान की भी दी जाती है तरगीब, बच्चा अजान देता है, अच्छा, दूसरा बच्चा इकामत करवा रहा है, हम्म, फिर उसके बाद इनके मेंटोर जो हैं वो बाजमात नमाज अदा करवाते हैं। नमाज के बाद कुरान की तालीम होती है, सपारा पढ़ते हैं, सपारा पढ़ने के बाद ये पार्क में चले जाएंगे, जब तक कुक जो हैं वो नाश्ता तैयार कर रहे हैं। ये पार्क से खेल के आएंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद स्कूल चले जाएंगे, स्कूल से वापस आएंगे, क्लासरूम बने हैं यहाँ पे, पहले आके खाना खाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जिस तरह हम अपने बच्चों को होमवर्क करवाते हैं, उसके बाद कि ठीक है बेटा आप स्कूल से आ गए हो तो अब होमवर्क की तैयारी शुरू कर, तो वो ये दो क्लासरूम हमारे पास हैं, यहाँ पे बच्चे बैठ के अपना स्कूल का होमवर्क करते हैं। ये जो हमारे ट्यूटर हैं इनको पढ़ाते हैं वहाँ पे होमवर्क, इनकी डायरी चेक करना और उनको सारी जो है स्कूल का काम करवा के, फिर उसके बाद जो है वो नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है 3-4 घर छोड़ के, फिर उस पार्क में ले जाते हैं। मतलब हमने इसको इस तरह से नहीं रखना कि वो जेल में जैसे अपने आप को महसूस करें कि जनाब यहीं पे आ गए यहीं पे रहना है, ऐसा नहीं है। बच्चा एक दफ़ा स्कूल के लिए बाहर जा रहा है, दूसरी दफ़ा वो खेलने के लिए बाहर जा रहा है, इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी जैसे हमने एक टॉय रूम रखा है इंडोर, उसके अलावा हम इनके लिए टेबल टेनिस और इंडोर जो गेमिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो इस किस्म ये का है। मुझे बताइएगा कि जो बच्चे हैं यहाँ पे ज़ाहिर आते हैं, आप उनकी वालदा से भी मिलते होंगे या उनके ख़ानदान के फ़र्द जो यहाँ पे छोड़ने आते हैं, इस मुआशरती रवैये को कैसे असेस किया आपने कि लोग बेहिस हो गए हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, या लोग वाक़ईतन ज़रूरतमंद हैं, गैर ज़रूरी तौर पर बच्चे प्रोड्यूस करते जाते हैं और फिर भागते हैं इन चीज़ों से, ज़िम्मेदारियों से भागते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अलमिया है जी हुँ, हमारी सोसाइटी का। हमारे यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा करना, हुँ, ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे कंट्री का। आपको पता हुँ, ही है कि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हुँ, 2% से भी ज़्यादा है। हुँ, अच्छा, उस पॉपुलेशन ग्रोथ में बड़ा सेगमेंट तो वही होता है जो बेचारे अनपढ़ होते हैं। हुँ, हुँ, अब देखें, पॉवर्टी और दूसरी तरफ जो लो लिटरेसी रेट है, वो दोनों चीज़ें इस चीज़ को करती हैं। हुँ, अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं ना, कोई भी बच्चा शायद ही कोई फैमिली हो 2 या 3 भाई हैं। हुँ, मतलब हस्बैंड जो बंदा बेचारा जो दुनिया से चला गया, हुँ, वो 5, 6, 7, 8 बच्चे छोड़ के गया हुआ है। हुँ, अब उसमें जो बच्चे हमारी उस एज कैटेगरी में आ जाते हैं उनको तो हम लेते हैं। अब मदर्स 2 तरह की मदर्स हैं जो हमारे पास बच्चे छोड़ने आती हैं, बल्कि उसको मल्टीपल टाइप है। हुँ, एक टाइप तो वो है कि जो वाक़ई अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, हुँ, वो बच्चे से जुदा भी नहीं होना चाहती, हुँ, लेकिन बेचारी के पास पैसे भी नहीं हैं हुँ, हुँ, और कोई उसको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो वो बेचारी मजबूरन यहाँ पर हमारे पास छूट जाती है। हुँ, दूसरी वो कैटेगरी है कि जो शायद टू सम एक्सटेंट अफ़ोर्ड तो कर सकती हूँ, लेकिन अब वो या तो नई जगह पे शादी हो गई है या वो बच्चों को ऐसे ही, मतलब वो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रही। वो कहती हैं जी कि आप रख लें, बड़ा बच्चा है उस एज कैटेगरी से, उसको भी रख लें, छोटा है उसको भी रख लें। हुँ, अब इस मामलात में भी अगली बात आ जाती है कि शायद हमारे माशरे में उन बच्चों को, ज़ाहिर है उनके चाचा, ताया, मामा, बाकी भी और भी बहुत सारे रिश्तेदार लोग हैं, हैं। रिश्तेदार हुँ, हैं, ज़रूरी नहीं कि बाप की डेथ हो हुँ, गई तो हुँ, बाकी रिश्ते खत्म हो गए। हुँ, लेकिन ये बेहिसी हुँ, ज़ाहिर होती है कि वो माएँ जो बच्चों को इधर छोड़ना चाहती हैं, वो हुँ, कि किस किस्म का वो हालात को फेस कर रही हैं। अब हुँ, उसके बाद एक और कैटेगरी आ जाती है जो उससे भी मैं समझता हूँ वर्स है। हुँ, वो ये कैटेगरी है कि बच्चे यहाँ पे आए, इंटरव्यू दिया, चेक किया, हमने हर चीज़ बच्चे को देखा कि ठीक है जनाब बच्चा हमारी एज कैटेगरी में आ रहा है और हम उसको रखने के लिए तैयार हैं, और वो बच्चा छोड़ के चले गए। 2-4 दिन बाद उसके रिश्तेदारों ने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि आप बच्चे को कहाँ पे छोड़ के आ गए, हुँ, आप ले गए हैं जनाब। उनकी गैरत उस टाइम पे जाग जाती है, लेकिन हाँ, जब वो बच्चा उनके पास रह रहा है तब गैरत नहीं जाग रही। हुँ, वो गैरत क्या है जी कि बच्चे को लेके आए जी, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा। हालांकि जो फैसिलिटीज हम कोशिश कर रहे हैं इनको यहाँ पे देने की, हुँ, एक मिडिल क्लास का बंदा भी शायद वो फैसिलिटीज ना दे ना सके। दे और ये जो अभी अभी तो ये स्टार्ट है, हुँ, हमारी कोशिश ये फैसिलिटीज को डबल करना है। कम से कम हम 50% पीछे हैं, ये मैं समझता हूँ। अभी ये लैग है, हुँ। हम इसको इंशाल्लाह इसी पे आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये बच्चे रोते भी हैं, याद भी करते हैं घर को? घर को देखें, इसमें तकरीबन कोई 8 से 10% आप कह सकते हैं बच्चे हाँ, जो 2 से 3 दिन तक याद करते हैं अपनी वालदा को। अच्छा, अच्छा, एक बात और भी है माशरे की बेइज्जती जो ज़ाहिर करती है कि वालदा के अलावा किसी की याद नहीं आती। मतलब अच्छा। फैमिली में कुछ और भी होगा, हाँ, लेकिन ये धुतकारे हुए बेचारे हैं कि हाँ, अगर कोई और प्यार करता, अगर चचा का प्यार होता, दादा का प्यार होता, दादी का प्यार उसको होता, भी याद करते किसी को तो याद करते। हुँ, वो जो थोड़ा सा सेगमेंट याद करने वाला है ना, वो सिर्फ मामा को याद करता मान है, लिया। और कोई उनको याद नहीं आता। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या बात है जी नफ़ीस भाई, बड़ी खुशी हुई आपके अदारे में आके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली हम देखें, आपके बच्चों के क्लासरूम्स देखें, डाइनिंग हॉल देखें, और फिर मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि हमें बच्चों की ज़हनी कैपेबिलिटी का भी पता चले। तो इसके लिए अब आपको ज़हमत देते हैं कि चलें। जी, चलें। मैं इस वक़्त आगोश सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हूँ, और ये हमारे वो नन्हे से बच्चे हैं जिन्होंने आने वाले वक्त में इस मुल्क की बागडोर संभालनी है।
लेकिन इनके हवाले से हम सब पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर इस टैलेंट को, इस रफ़ टैलेंट को हम ग्रूम करें, हम पॉलिश करें, तो इन्हीं में से कोई डॉक्टर अब्दुल सलाम बनेगा, इन्हीं में से कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर बनेगा और इन्हीं में से कोई कायदे आज़म, कोई लियाकत अली ख़ान बनेगा। लेकिन इस हवाले से हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करनी हैं, और अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करेंगे तो फिर यकीनन उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करेंगे, और जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करेंगे तो फिर इन बच्चों से कोई तकाज़ा कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए आगोश सेंटर से रब्ता कायम करेंगे, और जो भी उनसे बन पड़ेगा इस आगोश सेंटर की तरक्की के लिए, इन बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए, क्योंकि इस सेंटर में इन्हें टूथ ब्रश से लेके हर चीज़ दी जाती है, आला तालीम तक, टूथ ब्रश से लेके आला तालीम तक इसी सेंटर में दी जाती है, ताकि ये बच्चे मुआशरे का मुफीद शहरी बन सकें। क्योंकि किस्मत ने जो इनके साथ सितम ज़रीफ़ी की है उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन अपना रोल प्ले करते हुए इन बच्चों की ज़िंदगी में एक रोशनी वापस ला सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि हम सारे लोग, मेरे समेत, इन बच्चों की ज़िंदगी में वो रोशनी वापस लाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। और आगोश की अचीवमेंट अगर आपको बताएं तो आप सुन के हैरान होंगे कि एक आगोश का सेंटर टर्की में भी मौजूद है, और इस वक्त वहाँ जो बेस्ट टैलेंट का मुकाबला हुआ तो 5 बच्चे जब टॉपर सेलेक्ट हुए तो उसमें 2 बच्चे आगोश सेंटर से सिलेक्ट हुए। और दूसरी बात कि जो बच्चे प्रॉपर ग्रूम करके क्वालिफाइड करते हैं, आगोश उन्हें फैसिलिटेट करता है और हायर एजुकेशन के लिए टर्की शिफ्ट करता है। और तीसरी बात, आप सब लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी फैमिली मौजूद है कि जिसमें बच्चे बाप के साए से महरूम हो गए हों, और बच्चों की उम्रें 5 साल से लेकर 8.5 साल के दरमियान हों, और बच्चे रुल रहे हों, बच्चे बेयारो मददगार हों, तो आप फ़ौरन से पहले आगोश सेंटर फैसलाबाद, जो कि फैसल गार्डन शेखुपुरा रोड में वाक़या है, वहाँ रब्ता कायम कीजिए। अभी स्टिल यहाँ पे गुंजाइश है, और आगोश आपसे कमिटेड है कि वो ऐसे तमाम बच्चों को फैसिलिटेट करेगा। तो फ़ौरन से पहले यहाँ अपने बच्चों को शिफ्ट कीजिए, अपने अजीज़ व क़ारब के बच्चे जो डिज़र्व करते हैं उनको शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आगोश आपका आमदन का सर्टिफिकेट नहीं चेक करता। आगोश का सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट यह है कि बच्चे के ऊपर अगर बाप का साया नहीं है, बच्चा अपने बाप के साए से महरूम है, तो आगोश के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। तो फ़ौरन से पहले बच्चों को मुआशरे की बेयारो मददगार हस्तियों के हवाले करने से पहले, कि इससे पहले कि बच्चे ज़ाया हो जाएं, उनको आगोश सेंटर के हवाले कीजिए, और वही बच्चे इंशाल्लाह एक दिन आपका सहारा बनेंगे। बहुत शुक्रिया।